हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल चंद्रशेखर सिंह 20 लर्निंग जीएस पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः स्टैटिक्स जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर के आया हूं, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी लाभप्रद और सुयोग्य होंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों, आपको बताते चले, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। लेकिन अन्य भी चार्टर पर संक्षिप्त में थोड़ी सी मुख्य हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। चार्टर एक्ट 1833 यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर अब ये ब्रिटिश शासन के हाथ में व्यापार का निर्णय लेना चला गया था। साथ ही बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कंपनी के शासन के बाद गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था वह सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वह वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त कर, उस पद को समाप्त कर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस कारण से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुआ। क्योंकि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के टाइम में भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुए। ओके दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 की विशेषताएं थी कि इसमें पहले ब्रिटिश हुकूमत में जो सरकारी पोस्ट होते थे वो नामजदगी के सिद्धांत पर काम करते थे। नाम भेज दिया जाता था, उनकी उस पर सेवा शुरू हो जाती थी, जैसे जिसे आज हम नौकरी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को समाप्त कर अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा का अवसर प्रदान किया जाने लगा। वह चार्टर एक्ट था 1853। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर यदि सेवाओं में अपना सेवा शुरू करने का यदि प्रचलन शुरू हुआ तो वह 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगला हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की प्रमुख विशेषता थी भारत का शासन कंपनी से लेकर शासन 1833 में व्यापार का अधिकार और 1858 में भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और चौथा क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का आंसर है कि भारतवासियों को भी अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना जो संभव हुआ वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से हुआ। और दूसरी भी एक विशेषता है जो आज हम सुनते हैं, अध्यादेश राष्ट्रपति जी लाते हैं। वह अध्यादेश 1861 के काउंसिल एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को पहली बार प्राप्त हुआ था और गवर्नर जनरल भी
अब अध्यादेश जारी कर सकता था। इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन के विस्तृत रूप से थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करके जो महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनते हैं आपको बता दिया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? जैसा कि आपको विदित है, प्रथम महायुद्ध 1914 में हुआ था और यह 1914 से चलकर 1918 में समाप्त हुआ था। इसी बीच भारत की भी एक अंतरिम सरकार बनी थी, वह बनी थी अफगानिस्तान में। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। और उसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है और यह अक्सर एग्जाम में आने के बाद इसको छोड़ करके प्रतियोगी चले आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वह कहाँ सरकार बनी थी? तो अफगानिस्तान में बनी थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष 1925 में निर्वाचित होने वाले नेता विट्ठल भाई पटेल थे, जिसका कि ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। साथ में हम बताते चलें कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों लोग 1923 में यह जो है एक पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किए थे इन दोनों लोगों ने मिलकर के। तो इलाहाबाद में जिस पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। इसलिए पूछता भी है एग्जाम में कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किया था। कब किया था? तो 1923 में। कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में। और इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले विट्ठल भाई पटेल थे। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत प्रथम क्षेत्र है? माने कि तंबाकू की खेती सबसे अधिक किस प्रदेश या राज्य में होती है भारत के अंतर्गत? तो वह होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की सबसे अधिक कृषि होती है। साथ ही बताते चले उत्तर प्रदेश राज्य, ये इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक में सबसे अधिक सूर्यमुखी होती है और गुजरात में एक जो है इसका शॉर्ट की हम कह सकते हैं नमक का भी उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। नमक एक शॉर्ट की है। नमक, न से नमक, क से कपास और म से मूंगफली, ये तीनों भी गुजरात में सबसे अधिक होते हैं। तो नमक के साथ नमक एक की भी है जो गुजरात में सबसे अधिक होते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तंबाकू की कृषि के अंतर्गत प्रथम क्षेत्र जो है वह आंध्र प्रदेश है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलना पड़ा था? तो महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। इस प्रश्न का पूछने का अर्थ यही है। और वह अपने घर से बाहर निकली थी। आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर चारों सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाएं बाहर आई थीं, होम रूल आंदोलन में भी महिलाएं बाहर आई थीं, असहयोग आंदोलन में भी महिलाएं बाहर आई थीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महिलाएं पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी चारों आंदोलनों में। इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। साथ में बताते चले आपको हम स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1905 में, और इसको शुरुआत होने का कारण जो था वह बंगाल का विभाजन था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था
जिसके कारण से भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसे कि हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916 में चला था और इसको चलाने वाले दो नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी। तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर एक रह जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही 6 अप्रैल 1930 को शुरू की गई थी। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में। ओके दोस्तों, तो यह दोनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन इस प्रश्न का आंसर महिलाएं जो चारदीवारी से बाहर आई थी चारों आंदोलन में, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन माने नीचे दी हुई ऑप्शन है नदियों के पश्चिम वाहिनी, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नीचे दिए गए नदियों में वाहिनी नदी में कौन सी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। साथ में हम आपको बताते चलें कि नर्मदा जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं वह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती हैं, इसलिए 2 पर्वतों श्रेणियों के बीच से बहने वाली नदी नर्मदा हो जाएंगी। अगला आंसर प्रश्न पे हम चलते हैं। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन में महाराष्ट्र राज्य छूट गया है, नहीं टाइप हो पाया है, मिस हो गया है, इसलिए आप याद रखेंगे लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ओके दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। जबकि आपको आंध्र प्रदेश में फेमस झील कोलेरू झील है और आपको पुलिकट झील है। केरल में आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये दोनों जो है केरल राज्य में है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, केरल में पेरियार और अष्टमुदी को भी हम याद रखेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ, रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं, वैसे तो जायद फसलें भी होती हैं। तो खरीफ फसल जो है वह इसमें बताना है नहीं है। तो कपास आपका जो है खरीफ फसल होता है। मूंगफली ये भी खरीफ फसल होता है। मक्का ये भी खरीफ फसल होता है। जबकि खरीफ माने जो धान के समय में बुआई होती है वह हमारी खरीफ फसल होती है, और जो रबी यानी कि गेहूं के समय में जिसकी बुआई होती है वह रबी फसलें होती हैं। सरसों गेहूं के टाइम में बुआ जाता है, इसलिए यह खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अपने प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यह नदी काफी प्रदूषित नदी में आती है और अपने ही प्रदूषण के कारण ये जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती हैं। तो यह जो है दामोदर नदी है, जिसे हम झारखंड और बंगाल का शोक भी कहते हैं। झारखंड और बंगाल का शोक नदी भी पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो इसका आंसर आपका दामोदर नदी हो जाएगा। इसलिए नदी में अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाने वाली नदी दामोदर नदी है। जो यह बताते चले आपको कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, यानी कि वहाँ से ही निकलती हैं, इनका उत्पत्ति है और यह जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।
ओके दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है अधिकांश माने सबसे अधिक मुंबई हाई से होता है। मुंबई हाई से होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय क्षेत्र उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय क्षेत्र उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वह हमारा हो जाएगा आपको ज्वारीय क्षेत्र उत्पादन का बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो ज्वारीय क्षेत्र उत्पादन का सबसे अधिक जो होता है वह मन्नार की खाड़ी से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर पे। जादूगोड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हम जानते हैं जादूगोड़ा यह झारखंड राज्य में है। कहाँ है? पहला नंबर कि जादूगोड़ा यह झारखंड राज्य में है, और जो है झारखंड राज्य में है, और यह यूरेनियम के लिए फेमस है। सब बहुत माने यूरेनियम जो है यहाँ पाया जाता है और उसके लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चेन्नई बंदरगाह जो है यह हमारा खुला सागरीय बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह आप जानते हैं कलकत्ता में है, कोलकाता, मुंबई तो मुंबई, विशाखापत्तनम, इसलिए यह जो है खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध सतलज नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, आपको बताना है। देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे ये बनाया गया है। और जो है इसको हम एक ट्रिक से आपको बताते हैं जो आप कभी नहीं भूलिएगा। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण हमेशा एक साथ रहते थे, इसलिए अर्जुन कृष्ण को आप हमेशा याद रखिएगा। आपका कभी भी न भूलेंगे और न आपका प्रश्न का किसी भी एग्जाम में आंसर गलत होगा। तो कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मिलकर के सागर को बांध दिए, इसलिए यह कृष्णा नदी पे हो जाएगा। साथ में आपको हम बताते चलते हैं सतलज नदी पर हमारा फेमस बांध जो है इंदिरा सागर बांध है। नर्मदा नदी पर हमारा जो है सरदार सरोवर बांध है। और जैसा कि आप जानते हैं गोदावरी नदी पर पोचमपाद है, और महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। पोचमपाद गोदावरी पर, नर्मदा पर जो है हमारा सरदार सरोवर, और सतलज नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण और अर्जुन कृष्णा नदी पर हो, इसलिए इसको आप याद रखिएगा कृष्णा नदी पर। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? वैसे तो जो है वन प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन सागवान स्पेशल एक जो है वृक्ष को ये पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सागवान सबसे जो है अधिक कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, इसलिए सागवान का वन कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लवणता माने नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा सबसे अधिक मृत सागर में है। 333% इसमें जो है आपको बताएं कि लवणता पाई जाती है सबसे अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। ओके दोस्तों, चौथा ऑप्शन संख्या इसका सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक पूछता है तो ऑप्शन संख्या 3 रूस हो जाएगा। लेकिन यदि 31%, पूरे विश्व का 31% रूस में हीरा का उत्पादन होता है। लेकिन भंडारण की दृष्टि देखिए, दो उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से पूछ देगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन यदि उत्पादक के रूप में पूछता है तो आपका ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, रूस। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहा जाता है कि एग्जाम या किसी भी प्रतियोगी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी पूरे लगन और मेहनत से करिए तो सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछाल मार मेरे दोस्तों। तो आसमां भी आप सुराग कर सकते हैं, लेकिन दिल से उस पत्थर को ऊपर मारना पड़ेगा। इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी बहुत बेहतरीन और अच्छे ढंग से एक अच्छे टीचर के नेतृत्व में कर सकते हैं। तो आपके लिए हम लेकर के इस प्रकार से कंपटीशन युक्त, बहलाने और फुसलाने वाला नहीं, कंपटीशन युक्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहिए। इसलिए हम आपको बताते चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है। ओके दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि दक्षिण कैलिफोर्निया है कहाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, देखिए ये भी एक क्वेश्चन यहाँ है, इसमें प्रश्न में 3 क्वेश्चन बन गए। मृतक घाटी कहाँ है? तो दक्षिण कैलिफोर्निया में है। और यह कहाँ है दक्षिण कैलिफोर्निया? तो संयुक्त राज्य में अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी किसका उदाहरण है? तो यह जो है अभिनति घाटी का उदाहरण है। याद रखिएगा, अभी मृतक घाटी ये भी पूछता है, खूब पूछता है, दक्षिण कैलिफोर्निया में है और यह अभिनति घाटी का उदाहरण है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो यह पसंद आएगा। काफ़ी मेहनत से प्रश्न का संग्रह करके लाया हूँ और इसे आप बार बार पढ़ें, याद रखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।